हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ज़ोरों तोरों से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी और ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार तैयारी नहीं है, ये भी भूल गया, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो आप ये एक नहीं है, ये जितने भी स्टूडेंट हैं सबके साथ ही ये प्रॉब्लम है। आज ही मेरे पास सुबह से कम 20 से 25 मैसेज आया है, मैम बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो ये सभी के साथ है, बिल्कुल मत डरिए। एग्ज़ाम हॉल में जितना हम शांत रहते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा जो पेपर है वो अच्छा जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे एलिमिनेशन अच्छे से कर पाते हैं। एलिमिनेशन से मतलब है कि हम 4 ऑप्शन अगर हमारे पास हैं तो हम जो सिलेक्टेड, हमें जिनमें डाउट हो रहा है वो 2 निकाल पाते हैं और बाकी के 2 हटा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा दिमागी काम नहीं रहेगा, हम टेंशन में रहेंगे, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे। अभी मैं ये यूनिट 3 करवा रही हूँ, शाम को मैं आपको यूनिट 9 पूरी करवाऊँगी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ भी बनाऊँगी। ये मैराथन है हमारा। छोटे छोटे वीडियोज़ में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर पहला हुआ था और अभी वर्तमान में कौन सा है, जैसे G7 G20 वाला, 371 अनुच्छेद वाला मैं ट्रिक में करवाऊँगी आपको। वो मैंने आपको बोला, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या करूँ, टाइम की इतनी कमी है। आप लोग भी एक्टिव तभी हो पाते हो जब एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट में आता है। अब जो अगर ये सीरीज़ मैं कब से चला रही हूँ, लेकिन उस समय आप लोग इतना पढ़ते ही नहीं हैं, तो आप लोग नहीं पढ़ते हो तो मैं भी बिल्कुल स्लो हो जाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी यूनिट 9 है, ये हमारी एन सीरीज़ का 74वां भाग है। इसके पहले हम 73 भाग कर चुके थे। ये हमारा उद्योग से संबंधित है। पहला टॉपिक, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? रतलाम, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में है। जल्दी जल्दी करवाऊंगी। मध्य प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है इंदौर में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्र में से केंद्रीय सरकार द्वारा कितने हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ औद्योगिक केंद्र घोषित किए हैं, उसमें से केंद्र द्वारा जो हैं वो हैं 6। मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ पर परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम हैंडलूम के लिए जाना जाता है? बुरहानपुर। कौन सा जिला जाना जाता है पावरलूम के लिए? बुरहानपुर पावरलूम के लिए जाना जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 का आयोजन स्थल कहाँ रहा? इंदौर में। अगर 2022 का आ जाए तो वो भी इंदौर में ही रहा है। कोई सा क्वेश्चन अगर मुझसे गलत हो जाता है, आंसर गलत भूल जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में सही करा देती हूँ। तो आप वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स चेक कर लिया कीजिए एक बार, और कोई भी डाउट होता है तो एक बार कमेंट मुझे कर दिया कीजिए, तो वो क्या है, दूसरे को भी उसका लाभ मिल जाएगा। पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, जो करंट अफेयर्स करवाया था, उसमें आया था कि बुद्ध की जो शयन मुद्रा में जो प्रतिमा है वो कहाँ बन रही है? वो बिहार में बन रही है, वो याद रखिएगा। और श्रीनेक्स अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका का है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से किया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक निर्यात कहाँ किस बंदरगाह से किया जाता है? मतलब मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ से भेजा जाता है? जवाहरलाल से। देश का एकमात्र ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ पर स्थित है? सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये कहाँ पर है? इंदौर में है। और ये एकमात्र भारत का ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट है। ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट है। कहाँ पर डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने हैं? छिंदवाड़ा, मंडीदीप, मालनपुर, यहाँ पे सभी में डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने हैं। कहाँ पर? छिंदवाड़ा, मंडीदीप, मालनपुर, तीनों जगह पे। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिए। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क धार में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में फार्मा पार्क कहाँ पर है? फार्मा पार्क धार में है। मध्य प्रदेश उद्योग निगम के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। कहाँ पर किस नाम से करता है? तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से। मध्य प्रदेश उद्योग निगम किसके नाम से? मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। और ये फार्मा पार्क कहाँ पर है? धार में। हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ है? हीरा, देखो 2 मिल्स मेनली हैं, एक है हीरा मिल्स लिमिटेड और एक है कल्याणी मिल्स लिमिटेड। हीरा मिल्स लिमिटेड जो है वो उज्जैन में है, और कल्याणी मिल्स लिमिटेड जो है वो इंदौर में है। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। हीरा मिल्स लिमिटेड कहाँ है? उज्जैन में है। और कल्याणी मिल लिमिटेड कहाँ है? इंदौर में है। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में शुगर मिल नहीं है। देखो भोपाल में नहीं है, सीहोर में है, भोपाल में नहीं है, सारंगपुर में भी है, दलोदा में भी है, भोपाल में शुगर मिल नहीं है। अगला है कल्याण मिल्स, अभी मैंने बताया कल्याण मिल्स कहाँ है? इंदौर में है। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है। और अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए कपड़ों के जो कपास का जो आया है, उसमें महाराष्ट्र प्रथम आया है, सेकंड गुजरात जो आया है, सेकंड आया है अभी के आंकड़ों के अनुसार।
एशिया का सबसे बड़ा ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स कहाँ पर स्थित है? धार में। ऑटो टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? धार में है ऑटो टेस्टिंग सेंटर। ऑटो टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर है? धार में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किन स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो देखो, नाबदा टोला, निबरानी, जग्गा खेड़ी, इन सभी, नादन टोला, निबरानी और जग्गा खेड़ी, इन सभी स्थानों को अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इंडो जर्मन टूल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंडो जर्मन टूल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। इंडो जर्मन टूल कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। अगला है, प्रदेश में कहाँ पर जरी कढ़ाई उद्योग है? भोपाल में है जरी कढ़ाई उद्योग। MSME मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग नीति किस वर्ष लागू की गई? 2017 में। MSMI नीति किस वर्ष लागू की गई? 2017 में की गई। मध्य प्रदेश का वस्त्र का प्रकार कौन सा है? मध्य प्रदेश में कौन सा वस्त्र होता है? चंदेरी। मध्य प्रदेश में चंदेरी वस्त्र जो होता है। एक्सपोर्ट योजना के अंतर्गत प्रदेश में अपैरल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? इंदौर में की जा रही है। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ पर है? भिंड जिले में गोला बारूद जो कारखाना है वो भिंड के मालनपुर में है। अगला क्वेश्चन है, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र भिंड में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरा नया चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। अभी आज ही मैं उसमें उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के विधानसभा के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको सबको ट्रिक द्वारा करवाने वाली हूँ, क्योंकि उनसे पेपर आते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। राज्यपाल को ट्रिक द्वारा, उनसे संबंधित प्रश्नों को ट्रिक द्वारा मैंने अपने वो जीके ट्रिक विद आकांक्षा वाले चैनल पर करवा दिया है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज ही रात को उसमें आपको 3 से 4 धमाकेदार वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, ये नंबर लिखा हुआ है, और ये बोल दीजिए कि मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ताकि कल परसों में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं अपने स्टेटस पर डालूंगी तो आपको उसका रिवीजन होता रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक से, इंस्टा से जुड़ जाइएगा, वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जा रहा है। प्री के बाद हम वहीं पर मेंस की तैयारी भी करेंगे। राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड 1955 में उत्पादन शुरू हुआ। ये किस राज्य में है? तो न्यूज प्रिंट जो नेपानगर वाला है उसका काम कब से स्टार्ट हुआ था? 1955 से। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ पे है? पीतमपुर में। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल के लिए जाना जाता है? मंदसौर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इंदौर में भी है और जबलपुर में भी है, भोपाल में नहीं है, जबलपुर में और इंदौर में। सिंगरौली में संचालित सभी प्रमुख कंपनियां भारतीय किससे संबंधित हैं? ऊर्जा उद्योग से संबंधित हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में भारत सरकार द्वारा हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? मंदसौर में। मध्य प्रदेश, देखो हमारे मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क हैं और 6 फूड पार्क हैं, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में एकमात्र छाता उद्योग कौन सा है? महू। होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना का उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। ये उस समय क्या थे? तो ये भारत के उस समय उप प्रधानमंत्री थे। होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इनका उद्घाटन मोरारजी देसाई ने किया था। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो दमोह, सतना, कटनी जाने जाते हैं, बुरहानपुर नहीं जाना जाता। मध्य प्रदेश में कहाँ पर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है? तो कहाँ पर है? इंदौर और ग्वालियर दोनों में ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1967-68 में हुई थी। हाल ही में यह घोषणा की गई है कि 1500 करोड़ रुपए की रक्षा इकाई बनाई जाएगी। कहाँ पर? मुरैना में। मध्य प्रदेश के नीमच में अफीम का कारखाना है। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? अमलाई में है। सबसे ज़्यादा अधिकतम उद्योग घनत्व कहाँ पर है? इंदौर में है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार व्यापार सुगमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। भोपाल में स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ब्रिटेन के 1960 में। मध्य प्रदेश में पावर अल्कोहल संयंत्र कहाँ पर है? पावर अल्कोहल संयंत्र रतलाम में है। पावर अल्कोहल संयंत्र कहाँ पर है? रतलाम में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब दिया गया था? जितनी भी महारत्न और नवरत्न कंपनी है मैंने एक वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। महारत्न कंपनी के निदेशक मैंने अपने दूसरे चैनल ट्रिक वाले में करवा दिए हैं, तो दोनों देख लीजिएगा। BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में दिया और वर्तमान में 2022 में जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी वो बनी है PFC।
2017 में मध्य प्रदेश में कहाँ पर माँ पीताम्बरा चीनी मिल को स्थापित किया गया? दतिया में। और माँ पीताम्बरा पीठ भी दतिया में। मध्य प्रदेश में लैम्स लिमिटेड कहाँ है? विदिशा में। सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें कहाँ पर हैं? इंदौर में। नॉर्दर्न फील्ड को लिमिटेड कहाँ पर है? सीधी और सिंगरौली में है। रेशम की खेती कहाँ पर होती है? किन नदियों की घाटी पर होती है? वर्धा नदी और पूर्णा नदी की घाटियों पर होती है। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ में जो कड़कनाथ मुर्गा है झाबुआ का, उसको जीआई टैग दिया है। उसको जीआई टैग कब दिया है? 2 अगस्त 2018 को, डेट याद रखिएगा। और यही कड़कनाथ मुर्गा धोनी खाता है, मेरा फेवरेट है धोनी, लेकिन वो मुर्गा खाता है कड़कनाथ। 2 अगस्त 2018 को। मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ पर है? पचमढ़ी में रेशम मंडी मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा रेशम भारत में कर्नाटक में होता है। किस साल भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा, भाई एक आंसर दीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश में वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? गंजबासुदा में। मैं यहीं की हूँ। अगला है, मध्य प्रदेश के वनों से प्राप्त तेंदू के पत्तों का उपयोग किस में होता है? बीड़ी उद्योग में होता है। निजी क्षेत्र का मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या देवास में? तो देवास में है। कौन सा मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक कार्य नहीं है? उर्वरक का निर्माण, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध, सब्जी हो, देखो सब्जी में भी फलों का विपणन भी है, बीजों का विपणन भी है, उर्वरक का शोध का काम ये नहीं करता है। राज्य में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? केंद्र सरकार की सहायता से स्थापित किया गया लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी मंडला में। याद रखिएगा, मैंने लकड़ी चीरी, मनेरी मंडला, लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? मनेरी मंडला में। अमझेरा सीमेंट कारखाना कहाँ है? धार में है। क्या कुटीर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? जूते बनाना नहीं आता है। मध्य प्रदेश में माटी कला बोर्ड कहाँ है? भोपाल, अलीराजपुर, सिंगरौली। तो ये माटी कला बोर्ड है भोपाल में। कीटनाशक संयंत्र कहाँ है? बीना में है। 2019 में हीट एक्शन प्लान और रिसर्च के अंतर्गत किस जिले का चयन किया गया? सागर का। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में है। और संयंत्र इंदौर में है। किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने एचपीजी गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया? विजयपुर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में जो स्थापित किया गया है, उसको कब किया गया था? 1983 में। याद रखिएगा, 1983 में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना उज्जैन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बायोमेथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? बायोमेथेनेशन कारखाने का उद्घाटन हुआ है भोपाल में। सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना कहाँ है? भोपाल में है। वनों से प्राप्त तेंदू के पत्ते का उपयोग किस में होता है? बीड़ी उद्योग में। भारत का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? सिवनी में। सहकारी सोयाबीन कारखाना। भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? जर्मनी के। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? देवास में। लघु उद्योग संगठन की स्थापना कब हुई? लघु उद्योग संगठन की स्थापना 1959-60 में। चर्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? चर्म विकास निगम 1981 में बना। चर्म विकास निगम कब बना? 1981 में। लघु उद्योग संगठन कब बना? 1959-60 में। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण उद्योग की स्थापना हुई 1990 में। 2018-19 में मध्य प्रदेश के किस जिले में कमर्शियल व्हीकल औद्योगिक केंद्र की स्थापना हुई? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया था वाई.वी. सूर्यवंशी को। फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड समारोह कहाँ किया गया? भोपाल में। देवास में स्थित बैंक नोट की प्रेस की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो बैंक नोट प्रेस की स्थापना कब की गई थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी 1974-75 में। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ये देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस की स्थापना 74-75 में। रक्षा उद्योग कहाँ पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक बाघ प्रिंट कहाँ है? धार में। कौन सी औद्योगिक इकाई इनमें से जबलपुर में नहीं है? एल्केलॉइड नहीं है। एल्केलॉइड नीमच में है। बाकी जो व्हीकल गन गिरे ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ पे बनाया गया? वनों पर आधारित प्लाईवुड कारखाना कहाँ बनाया? इटारसी में। जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? गन आ गई थी 1943-44 में। किस जिले में बड़ेरा औद्योगिक विकास केंद्र है? बड़ेरा औद्योगिक केंद्र है दतिया में। दलिया खाओगे तो बड़े होगे, तो बड़ेरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? दतिया में। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशाली हुआ? 2 अक्टूबर 2006 से। शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? पीतमपुर, धार में।
मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 1961 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु उद्योग निगम कब बना? 1961 में। दूसरा शुष्क बंदरगाह कहाँ है? पहला तो पीतमपुर में है, दूसरा मंडीदीप में है। धार जिले में स्थित पीतमपुर शुष्क बंदरगाह की स्थापना कब हुई? पीतमपुर का जो शुष्क बंदरगाह है उसकी स्थापना हुई थी 1994 में। शुष्क बंदरगाह पीतमपुर कब बना था? 1994 में। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ है? राजगढ़ में। देखो, राजगढ़ में पीलूखेड़ी और पन्ना पुरैना औद्योगिक क्षेत्र, भिंड का मालनपुर है। दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित? दक्षिण एशिया का टिही धार में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयुध कारखाने हैं? जबलपुर में है। कटनी जिला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट के लिए। बोरेगांव कहाँ पर है औद्योगिक केंद्र? छिंदवाड़ा में। चिरसे दरिया कहाँ बनाई जाती हैं? सतना में। सबसे पहले चीनी मिल कहाँ बनी? रतलाम में। ऊनी दरिया कहाँ बनाई जाती हैं? सीडी शहडोल दोनों में बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित मिल बुरहानपुर जिले में कब बनी थी? तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल 1906 में बनी थी। कहाँ बनी थी? बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर व मुरैना की क्या प्रसिद्ध है? तो फारसी कालीन दरियाँ जो हैं ग्वालियर व मुरैना की प्रसिद्ध हैं। 1907 में मालवा यूनाइटेड मिल की स्थापना कहाँ पर हुई? 1907 में मालवा यूनाइटेड मिल की स्थापना हुई इंदौर में। रेल बजट 2012-13 में मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजल इंजनों के लिए ट्रक्सन अल्टरनेटर्स कारखाना प्रस्तावित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? शक्कर का बरलाई में है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम बना है 1965 में। निगम 1965 में। जिवाजी शुगर मिल कहाँ है? मंदसौर में। याद रखिएगा ये जिवाजी हैं, और ये जिवाजी सुन के वहाँ मत चले जाइएगा ग्वालियर में। तो ये कहाँ पर है? जिवाजी शुगर मिल मंदसौर में है। पिथौरा पेंटिंग के लिए अलीराजपुर जाना जाता है। राज्य वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1976-77 में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। वस्त्र उद्योग निगम इंदौर में है, उसकी स्थापना कब हुई? 76-77 में हुई थी। कब हुई वस्त्र उद्योग निगम की? 76-77 में। गन मेटल उद्योग पर आधारित ढोकला शिल्प उद्योग कहाँ पर है? बैतूल में। गन मेटल पर आधारित है ढोकला शिल्प उद्योग कहाँ पर है? ये बैतूल में है। किस जिले में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? इंदौर को। फिक्की जो है मध्य प्रदेश में कब बना? 1976 में। रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने कहाँ हैं? सीहोर में। नोट छापने का कारखाना देवास में है। रेल इंजन कारखाना 2015 में विदिशा में भी बना है रेल इंजन कारखाना। सीहोर में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र अमेरिका के सहयोग से बना है। ठीक, सीहोर में जो डीजल लोकोमोटिव संयंत्र है वो किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के। पीतमपुर को क्या कहते हैं? भारत का डेट्राइट कहते हैं। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तशिल्प विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम कब बना था? 1981। कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए। आपके कोई रिलेटिव का बर्थ हो 81 का, उनका पेरेंट्स का हो, तो आप याद कर लीजिए 1981 हस्तशिल्प विकास निगम 1981। कोई भी ट्रिक बना लीजिए। 8-1 हस्तशिल्प, 8-1 हस्तशिल्प है ना। तो हस्तशिल्प कब हुआ? 81 में। 28 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना कहाँ आरंभ की गई? तो 18 को एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना बाबई में आरंभ की गई है। ऑटोमेटेड परियोजना। रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ पर है? रेडीमेड गारमेंट पार्क ग्वालियर में है। रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ पर है? ग्वालियर में। भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1968 में कहाँ पे की गई थी? BSNL की 1968 में जबलपुर में। BSNL की कब की गई थी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन एवं एलआई क्लस्टर हैं? तो ये है रतलाम में। दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना मध्य प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं? इंदौर, रतलाम, उज्जैन तीनों शामिल है। स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? नागौद में। स्पोर्ट्स औद्योग में तो स्पोर्ट्स का सामान बनता है यहाँ पे, तो नागौद के सतना में है। स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? नागौद के सतना में। याद रखिएगा, सतना के नागौद में स्पोर्ट्स बन के काम होता है। साइकिल उद्योग कहाँ है? गुना में है। प्रतिभूति कागज़ कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद में। 1967 में बना था। पोल्ट्री उद्योग ग्वालियर में है। और होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज़ कारखाना 1967 में बना था। औद्योगिक विकास में कौन कौन से तत्व बाधक हैं? ये सभी हैं। बुश एंड स्पोर्ट्स कहाँ पर है? इंदौर में है। चमड़े के खिलौने कहाँ बनते हैं? निमाड़ी, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, इंदौर में बनते हैं। टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? इंदौर। बैंक पेपर यूनिट को कहाँ स्थापित किया गया? होशंगाबाद में। प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ बन रहा है? सीहोर में। सबसे पहले उद्योग संवर्धन नीति कब लागू की गई थी? 2004 में। 2004 में सबसे पहले उद्योग संवर्धन नीति लागू की गई थी। एल्कलॉइड कारखाना कहाँ पर है? नीमच में है।
ढलवा लोहे से पाइप बनाने से संबंधित यूस्को स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? उज्जैन में। नीमच में स्थित एल्कोलाइट फैक्ट्री जो है कब बनी? 1976 में। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1965 में की गई थी, 1964-65 में की गई थी। स्ट्रा बोर्ड उद्योग कहाँ पर है? शाजापुर में है। यूनियन कार्बाइड इंडिया की घटना में कारणों की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में जाँच आयोग का गठन हुआ? NK सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? न्यूज प्रिंट। NP नेपा नगर कंपनी कितने GSM गुणवत्ता वाला अखबारी कागज बनाता है? नेपा नगर जो बनाता है 42 GSM वाला कागज बनाता है। कौन सा? 42 सॉरी। तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पर है? मुरैना में। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल नेपा नगर ने किस वर्ष अखबारी कागज निर्माण का काम किया? लगभग 1956 में किया था। 1944-45 में उसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ है? धार में है। रिलायंस समूह में कोलवेट मीथेन के भंडार कहाँ मिले? सुहागपुर में। मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से बन रहा है। फल संवर्धन इकाई कहाँ है? भोपाल में। और फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है नरेंद्र सिंह कपानी को। प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है दमोह में। मध्य प्रदेश में इसको स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में, और इसको सेल में मिला दिया गया है। किसे मिला दिया गया है? सेल। स्टील अथॉरिटी वाली कंपनी को मिला दिया, जो कि भारत ने कंपनी है। किस जिले में मार्बल उद्योग है? कटनी में। पहली सदी में कौन मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? उज्जैन। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? तो ये है 5वां। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से बन रही है? इजराइल के सहयोग से बन रही है। भारत व प्रदेश की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण कंपनी कब बनी? 4 मई 2017 को। सबसे पहले कारखाना बानमौर बना है 1903-04 में। प्रथम सीमेंट 1922-23 में बना है। प्रथम सीमेंट कारखाना कब बना? 1922-23 में। किस नगर निगम में उद्योगों से निकलने वाली केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए इन्फ्लुएंट एंड बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है? 8.64 लाख टन का। किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी है? भोपाल में रखी है। ये जो बन रहा है ग्लोबल स्किल पार्क, ये किसके सहयोग से बन रहा है? जापान के सहयोग से बन रहा है। किसके सहयोग से बन रहा है? जापान के सहयोग से विश्व का जो सबसे बड़ा स्किल पार्क है वो सिंगापुर के सहयोग से बन रहा है। किसके? सिंगापुर से। बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? सागर में है। और यहाँ पे ये ओमान के सहयोग से बन। बीना तेल रिफाइनरी में काम उद्घाटन कब हुआ? मई 2011 में हुआ, जबकि ये 98-99 में स्थापित हो गई थी। और मई 2011 में इसका उद्घाटन हुआ। कब हुआ बीना तेल रिफाइनरी का? मई 2011 में। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? सोवियत संघ। कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट बनाती है? तो ये बनाती है कोको कोला। राज्य कृषि उद्योग का इनमें से कौन सा काम नहीं? शोध नहीं करता है, बाकी सब करता है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई? विजयपुर में, गुना में। नीम से खली बनाने का कारखाना कहाँ है? नीम से खली बनाया जाता है खरगोन में। नीम से खली कहाँ बनाई जाती है? खरगोन में बनाई जाती है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे में मध्य प्रदेश में उद्योगों में निवेश के लिए किन स्थानों पर विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है? पीथमपुर में भी हो रहा है, नीमच के नया गांव में भी हो रहा है, शाजापुर में भी हो रहा है। भोपाल में माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? 1 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना आरंभ हुई। चीनी मिल की स्थापना जावरा में किस वर्ष बनी? 1934 में। कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट कहाँ पर है? उज्जैन में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है? भोपाल में है। फूड क्लस्टर कहाँ पर है? शिवपुरी में है। चिप एवं पार्टिकल बोर्ड कहाँ है? इटारसी में है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 कहाँ हुई? इंदौर में हुई। इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना कहाँ हुई? धार में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ? तीसरी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तीसरी के अंतर्गत। राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रथम उद्योग संवर्धन नीति की घोषणा कब की? 2004 में की। BHEL को महारत्न कंपनी का दर्जा 2013 में दिया गया। अब हम पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में। चलो भूगोल, अब हमारा और क्वेश्चन आ गया, दूसरा टॉपिक आ गया, अभ्यारण्य नहीं है, अभ्यारण्य आगे आएगा।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगरा, मालवा, उज्जैन और रतलाम, ये मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बांटती है। किस नदी के समांतर रहती है? नर्मदा नदी के समांतर रहती है कर्क रेखा। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा है? फिजियोग्राफी मैप पूछ रहे हैं। वैसे तो भारत को मध्य प्रदेश को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, क्षेत्रों में बांटा है, लेकिन फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया के अनुसार 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी ये फिजियोग्राफी मैप है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी क्षेत्र। मालवा के पठार का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में है? तो मालवा के पठार का लगभग 28% भाग जो है प्रदेश में पाया जाता है। ये 26 लिखा है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में 28 लिखा है, गूगल में भी 28 है, तो 28 ही कीजिएगा। और इसके अलावा मालवा पठार को गेहूँ ढिलिया पठार भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भूअंश कितना है? छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश में, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया। जब छत्तीसगढ़ था तो कुल कितना भाग था छत्तीसगढ़ का? मध्य प्रदेश में 30% भाग था, मतलब 1,35,361 वर्ग किलोमीटर था। 1 नवंबर को ये अलग हो गया। अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने भौतिक प्रदेश थे? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 थे, और वर्तमान में तब अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी 5 बचे हैं। कौन कौन से? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, महानदी-बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ये 5 भाग। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे, है ना। अब टोटल उसमें से 5 जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। अभी वर्तमान में 7 बचे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया है। पूर्वी मध्य प्रदेश का निर्माण धारवाड़, कडप्पा, विंध्याचल सभी शैलों से हुआ है। नर्मदा घाटी में नदी एवं सेंचुरी द्वारा क्या बनाई गई है? बाघ श्रेणी। नदी एवं सेंचुरी द्वारा बाघ श्रेणी बनाई गई। मध्य प्रदेश में कितने प्राकृतिक भाग हैं? 7 हैं। मालवा, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड, मध्य भारत, रीवा, पन्ना और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? पश्चिमी भाग में विंध्याचल सेल पाई जाती हैं और दक्कन ट्रेप। गोंडवाना सेल को कितने में भाग बांटा है? लोअर गोंडवाना और मध्य गोंडवाना। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? मालवा के पठार का है। मालवा के पठार का लगभग 28% है। बुंदेलखंड का 7.7% है। बघेलखंड का 7 है। रीवा पन्ना का 10.36 है। रीवा पन्ना का कितना है? 10 रीवा पन्ना का 10.36 है और बुंदेलखंड का 7.7 है। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन नहीं आता? दंडकारण्य का पठार नहीं आता। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नहीं आता है। मालवा का पठार प्रदेश में कहाँ स्थित है? मालवा का पठार पश्चिमी भाग में स्थित है। मालवा का क्षेत्रफल कितना है? 88,222 किलोमीटर है और लगभग 28.6% है पूरे मध्य प्रदेश के। मालवा पठार की भौगोलिक स्थिति देखें तो 22 डिग्री 17 से 5 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 5 9 से 79 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर तक है। मालवा के पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो रतलाम, इंदौर, विदिशा आता है। मंडला में मालवा के पठार में लगभग 16 से 17 जिले आते हैं। मालवा के पठार में 17 जिले आते हैं। अभी अगर वो निवाड़ी कोई मिला लिया जाए तो अलग हो जाएगा वो। मालवा के पठार सेल के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। बांचू पॉइंट कहाँ पर है? तो बांचू पॉइंट मालवा में ही है। बांचू पॉइंट कहाँ है? मालवा में है, जानावाव पहाड़ी में। मालवा के पठार में कौन सी चोटी पाई जाती है? तो जानापाव, सिगाच, हजारी सब पाई जाती है। आपसे पूछें मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जानापाव है, 854 मीटर की। मालवा के पठार को और क्या कहा जाता है? गेहूँ ढलिया का पठार कहा जाता है। मालवा की दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी बनाती है। मालवा की जलवायु को फायान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। मालवा का पठार विंध्य समूह का हिस्सा है। मध्य भारत का पठार किसका हिस्सा है? मध्य भारत का पठार विंध्य शैल समूह का हिस्सा है। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश का पठार, मध्य भारत का पठार ये हमारा मध्य प्रदेश है, चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। ये मध्य भारत का पठार है और इसका क्षेत्रफल कितना है मध्य भारत का पठार का? 33,896 किलोमीटर। मध्य भारत का पठार का 33,896 है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 10.68% है मध्य भारत का। कटीले वन इनमें से कहाँ पाए जाते हैं? मध्य भारत के पठार में पाए जाते हैं। मध्य भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है। मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती होती है। इसको सरसों का हांडिया भी बोला जाता है, भिंड मुरैना को।
मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति देखें तो 24 डिग्री 10 से 26 डिग्री 48 और 74 डिग्री 50 से 79 डिग्री 10 तक ये पूर्वी देशांतर तक होता है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 11%, 10.68 होता है, तो लगभग 11% होता है। 32,896 क्षेत्रफल है। मध्य भारत का पठार मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है? चंबल बहती है। रीवा पन्ना पठार को और किस नाम से जानते हैं? रीवा पन्ना के पठार को विंध्य पठार के नाम से भी जानते हैं। रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 31,955। मध्य भारत के पठार का 32,896 है और ये इसका है 31,955। तो मध्य भारत का पठार 10.6 पे है और ये 10.3% पर है। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार। कडप्पा में कौन सा खनिज भंडार स्थित है? कडप्पा में हीरा पाया जाता है। कडप्पा की खानों में हीरा पाया जाता है। रीवा पन्ना के पठारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रीवा पन्ना के पठार में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में रीवा पन्ना का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में रीवा पन्ना का 10.37% है। नर्मदा सोन घाटी का कितना क्षेत्रफल? नर्मदा सोन घाटी का कुल क्षेत्रफल कितना है? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा सोन घाटी 86,000 है और मालवा 88,000 लगभग है। मालवा का जो है लगभग 28.6% है और ये नर्मदा सोन घाटी 27.92%। नर्मदा सोन घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय और मानसूनी दोनों पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और गेहूं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नर्मदा सोन घाटी की ऊंचाई देखें तो 300 मीटर है। गोंडवाना सेल समूह की चट्टानें कैसी होती हैं? सतपुड़ा और बघेलखंड पठार जो होता है वैसी चट्टानें गोंडवाना सेल समूह की होती हैं। मध्य प्रदेश में आर्य समूह की चट्टानें किस रूप में पाई जाती हैं? गोंडवाना। तृतीयक सेल समूह की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टान अत्यधिक टूटी एवं कायम रूप में मिलती है? कडप्पा चट्टान। कडप्पा चट्टान टूटी एवं कायम रूप में मिलती है। किस चट्टान में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते? कडप्पा सेल समूह में। 3 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल कौन है? बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार जो है 3 पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल है। वहाँ पे सतपुड़ा भी मिलता है, मैकाल भी मिलता है और विंध्य भी मिलता है। विंध्याचल फैना एवं भांडेरी श्रेणियाँ किसका हिस्सा हैं? विंध्याचल फैना एवं भांडेरी जो श्रेणियाँ हैं वो बुंदेलखंड का ही हिस्सा है। बुंदेलखंड ही आगे बढ़कर इनमें बढ़ जाता है। बुंदेलखंड पठार का ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व की ओर है। बुंदेलखंड पठार का ढाल कैसा है? उत्तर पूरब की ओर है। अविभाजित मध्य प्रदेश को कुल कितने भागों में डालते हैं? विभाजित को 7 में और अविभाजित को 9 में। वर्तमान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 7। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 है और ये देश के अगर कुल क्षेत्रफल का देखें तो 9.38% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है और जनसंख्या में 5वां है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66। उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले के लगते हैं मध्य प्रदेश के और सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से बनाती है और सबसे कम सीमा बनाता है गुजरात से। इसमें बताना है कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्थलबद्ध राज्य बिल्कुल सही है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, ये भी सही है। सीमा 5 से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, ये भी सही है। चौथा वाला जो ऑप्शन है कि राज्य का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 19.6% है, ये गलत है क्योंकि 9.38% है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? इनमें बुंदेलखंड में टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर आता है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा और सिद्ध बाबा की लंबाई है 1172 मीटर। सिद्ध बाबा की लंबाई कितनी है? 72 है। सिगार मालवा की चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की चोटी है। गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में अरावली की। रीवा पन्ना का पठार तो विंध्य का पठार प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रीवा पन्ना के पठार की। रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सेकेंड। गुडविल या कालूमार। रीवा के पन्ना की पठार की गुडविल, इसको सद्भावना भी बोलते हैं। तो रीवा पन्ना के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको गुडविल बोलते हैं, ये कालूमार बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। रीवा के पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है गुडविल या सद्भावना पठार, उसकी ऊंचाई 752 मीटर है और ये दमोह जिले में आती है।
मध्य प्रदेश की मुंबई किसको बोलते हैं? इंदौर को बोलते हैं। और बुंदेलखंड में कौन से आते हैं? बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले, बघेलखंड के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? शहडोल, सीधी, सिंगरौली आता है। नर्मदा व सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? नर्मदा और सोन घाटी का निर्माण जो होता है तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? पचमढ़ी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है इसलिए इसको चेरापूंजी बोला जाता है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में भूवैज्ञानिकों की जुरासिक काल के डायनासोर मिले हैं? रायसेन और जबलपुर में मिले हैं। धारवाड़ शैल समूह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो दक्षिण मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। कडप्पा शैल समूह कहाँ पाए जाते हैं? कडप्पा शैल समूह पन्ना और ग्वालियर में पाए जाते हैं। कडप्पा और शैल समूह कहाँ पाए जाते हैं? कडप्पा, पन्ना और ग्वालियर में पाए जाते हैं, क्योंकि कडप्पा इसी में ही हीरे, बिजावर श्रेणी में हीरे पाए जाते हैं। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ज और बालू से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा का निर्माण बेसाल्ट और ग्रेनाइट से हुआ है। इमारती पत्थर, इमारती जो पत्थर हैं किस काल की चट्टानों से पाया जाता है? इमारती पत्थर जो है विंध्याचल चट्टानों से पाए जाते हैं। इमारती पत्थर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। 28.62% इसका क्षेत्रफल है। मध्य भारत का पठार 32,896 है, 10.68%। रीवा पन्ना का पठार 31,953 है, 10.36%। बघेलखंड का पठार जो है 21,577 वर्ग किलोमीटर है, 7% पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वतमाला का पश्चिमी भाग कौन सा है? देखो ये सतपुड़ा पर्वतमाला है और ये जो है वो इस प्रकार से 3 भागों में बटी हुई रहती है। सबसे पहला भाग जो होता है वो राजपीपला होता है, दूसरा जो होता है वो महादेव होता है, दूसरा क्या होता है? महादेव होता है, और तीसरा मैकाल होता है। जो राजपीपला है, राजपीपला श्रेणी में ही बड़वानी स्थित है, याद रखिएगा। जो राजपीपला श्रेणी है उसी में ही बड़वानी है, जिसको पढ़ लो एक बार। राजपीपला पर्वत श्रेणी सतपुड़ा का पश्चिम भाग है जो गुजरात तक विस्तृत है। पश्चिमी भाग से प्रारंभ होता है, ये बुरहानपुर दर्रे तक जाता है। राजपीपला की जो पहाड़ी है वो नर्मदा की और ताप्ती की सहायक नदियों ने उनको काटा है। सतपुड़ा पर्वतमाला में क्या स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं, बड़वानी की भी हैं, बीनागढ़ और असईगढ़ की भी हैं। ग्वालीगढ़ श्रेणी में कौन सी नदी निकलती है? ग्वालीगढ़ श्रेणी में कौन सी नदी निकलती है? ग्वालीगढ़ श्रेणी में ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती श्रेणी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणी है और यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ग्वालीगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती। कौन सी पर्वत श्रेणी बुरहानपुर दर्रे तक जाती है? राजपीपला। राजपीपला श्रेणी बुरहानपुर दर्रे तक जाती है और ये सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है जो गुजरात तक विस्तृत है। पश्चिमी भाग से प्रारंभ होकर ये पूर्व में बुरहानपुर तक जाती है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 950 किलोमीटर है। और सतपुड़ा की अधिकतम ऊंचाई कौन सी है? अधिकतम ऊंचाई किसकी है? धूपगढ़ की है सतपुड़ा की, 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की औसत ऊंचाई, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी है वो मैंने बताई है। औसत ऊंचाई बताएं तो औसत ऊंचाई है 900 मीटर। पश्चिमी सतपुड़ा की ऊंचाई 1325 है और पूर्वी सतपुड़ा की 1350। इस प्रकार से टोटल औसत देखा जाए तो 900 है। सतपुड़ा के पूर्व में कौन से पठार स्थित हैं? सतपुड़ा के पूर्व में बैतूल पठार और छिंदवाड़ा पठार स्थित हैं। सतपुड़ा के पूर्व में कौन से हैं? बैतूल पठार और छिंदवाड़ा पठार हैं। सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो क्वार्ट्ज, अब्सादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, इन सभी चट्टानों से हुआ है। सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? अरावली श्रृंखला मानी जाती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम है और विश्व की भी सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत के जो भाग है, सैमरी, उपक्रम, भांडेर, कैमूर, ये सभी हैं। विंध्याचल पर्वत के नाम पर इस क्रम की चट्टानों का नाम हुआ है। गुडविल यह चट्टान यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? विंध्याचल से केन नदी का उद्गम होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंध्याचल पर्वत से किन नदी का उद्गम होता है? केन का होता है। विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से निकलकर, किससे? विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से निकलकर केन जंगलों में जाती है और फिर यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर है, जिसमें से केन की लंबाई अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में केन की लंबाई 292 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के पहले बिजावर पन्ना पहाड़ियों को काटकर 60 किलोमीटर लंबी तथा 150 से 180 मीटर गहरी गाज का निर्माण ये करती है। रन्हे जलप्रपात
जलप्रपात केन नदी पर है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य भी यहीं पर है। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग क्या होता है? मैकाल पर्वतहार कहलाता है। मैंने आपको बताया पश्चिम यहाँ से जैसे स्टार्ट हुआ है तो ये वाला जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाएगा? राजपीपला कहलाएगा। बीच वाला जो भाग है वो महादेव कहलाएगा और जो ये पूर्वी वाला भाग है ये मैकाल कहलाएगा। तो पूर्वी भाग मैकाल पठार कहलाता है और मैकाल का जो आकार है अगर हम देखेंगे तो अर्धचंद्राकार आकार का है। और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक की पहाड़ी है जो 1124 मीटर है। मैकाल पे कहाँ है? मैकाल पे ही अमरकंटक पहाड़ी। पूछ सकते हैं अमरकंटक जो है वो किस पहाड़ पर है? तो मैकाल पे है। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है। अमरकंटक पर्वतमाला कहाँ पे शुरू होती है? जो मैंने बोला है कि अभी आ सकता है मैकाल पर्वत श्रेणी में। मैकाल पर्वत श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक। ये ध्यान रखना, अभी पढ़ा था कि विंध्याचल से किसका उद्गम होता है? विंध्याचल से किसका होता है? मैकाल पर्वत श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? मैकाल से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। क्या है? सतपुड़ा से ही निकलती है, लेकिन सतपुड़ा का पूर्वी भाग है मैकाल। तो जो सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया उसके जो तीसरा भाग है मैकाल, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। यहीं से नर्मदा, सोन, जोहिला और रिहंद नदी का उद्गम होता है। मैकाल पर्वत का निर्माण किस चट्टानों से होता है? मैकाल पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट से भी होता है, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, इन सब से होता है। मैकाल पर्वत का क्षेत्र कौन सा है? शहडोल, मंडला और डिंडोरी जो बिल्कुल पूरब में आते हैं वो इस मैकाल का क्षेत्र है। महादेव में कौन से आते हैं? महादेव पर्वत श्रेणी में होशंगाबाद, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा आता है। महादेव बीच का भाग है सतपुड़ा का। सतपुड़ा के मध्य वाला भाग क्या कहलाता है? महादेव कहलाता है, महादेव श्रेणी कहलाता है। और यहीं पर होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करते जाइएगा। आपका कमेंट ही है जो मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग क्या है? भांडेर और कैमूर पर्वत। विंध्याचल का पूर्वी भाग क्या है? भांडेर और कैमूर पर्वत है विंध्याचल का पूर्वी भाग। याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग कौन सा है? अभी हमने सतपुड़ा का पढ़ रहे थे, अब हम विंध्याचल का पढ़ रहे हैं। विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग कौन सा है? भांडेर और कैमूर पर्वत। विंध्याचल पूर्व में भांडेर कैमूर श्रेणी से पश्चिम में अरावली तक विस्तृत है। पूरब में क्या है? भांडेर और कैमूर। विंध्याचल पहाड़ी जैसे ये है तो यहाँ पे पूरब में क्या है? भांडेर और कैमूर है और ये पश्चिम में अरावली तक जाती है। यह नर्मदा और गंगा बेसिनों में जल विभाजक का भी काम करती है। भारत के राष्ट्रगान में हिमालय और विंध्य दोनों ही पर्वत है। मध्य प्रदेश में अगर इसका विस्तार देखें तो अलिराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर में सभी जगह पे यहाँ पे इसका विस्तृत है। अब हम नदियों के बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य में कितने अववाह तंत्रों का प्रभाव है? तो मध्य प्रदेश में 6 अववाह तंत्र नदी के। कौन कौन से हैं? देखो, कुछ बंगाल की खाड़ी के हैं और कुछ खंबात की खाड़ी के हैं। बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी आप लोग जानते ही होंगे, जो फ्रेशर हैं, नए पहली बार दे रहे हैं उनको बता देती हूँ। ये वाला जो हिस्सा होता है पश्चिम वाला, ये अरब की खाड़ी होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये बंगाल की खाड़ी होता है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो नर्मदा घाटी होता है। नर्मदा घाटी नहीं, सॉरी, यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो अरब सागर होता है, ये बंगाल की खाड़ी होता है और नीचे का हिंद महासागर होता है। पश्चिम वाला अरब सागर, पूरब वाला बंगाल की खाड़ी और साउथ वाला, दक्षिण वाला क्या कहलाता है? दक्षिण महासागर, हिंद महासागर। तो ये जो, क्योंकि ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए हम इसको प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर। अरब सागर को ही हम खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक खाड़ी है खंबात नाम से। नर्मदा और ताप्ती नदी, ये कैसी नदियां हैं जो पूरे भारत में अरब सागर में यही नदियां गिरती हैं। जो बड़ी नदियों में देखा जाए तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं और ये एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। बंगाल खाड़ी तंत्र की नदियां देखा जाए तो कौन सा है? गंगा तंत्र, महानदी तंत्र और गोदावरी तंत्र। ये इन नदी की तंत्र की जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी अगली जो है नर्मदा, ताप्ती और माही, इनकी जो नदियाँ हैं वो खंबात खाड़ी में गिरती हैं। मध्य प्रदेश के अववाह तंत्र कौन कौन से हैं? गंगा नदी भी है, महानदी भी है, ताप्ती नदी भी है, तो ये सभी हैं। नर्मदा नदी में लगभग कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां नर्मदा में हैं। माही नदी का तंत्र किस पर्वत से उद्गम होता है? माही नदी का जो तंत्र है वो विंध्याचल से उद्गम होता है। माही नदी का तंत्र कहाँ से उद्गम होता है? विंध्याचल से होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों से माही नदी का उद्गम होता है।
किसने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा था? नर्मदा नदी को नामोदोस किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था। नर्मदा नदी को नामोदोस किसने कहा था? टॉलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोस कहा था। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी का वाहन क्या होता है? नर्मदा नदी का वाहन मगरमच्छ को बोला जाता है। भारत की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। भारत की प्रथम नदी गंगा है, और गंगा जो सबसे बड़ी नदी है, और नर्मदा नदी 5वें नंबर की है। और भारत के बहने वाली नदियों में अगर देखा जाए कौन सी नदी बड़ी है, तो ये तीसरे नंबर का। या पूछा जाए भारत की नदी कौन सी है, तो गंगा पहली हो जाएगी और नर्मदा 5वीं हो जाएगी। और आपसे पूछें कि भारत में भीतर केवल भारत में ही बहती हूँ, भारत के बाहर नहीं जाती हूँ, जैसे भारत के बाहर भी जाती है और उत्तर भी बाहर भी जाती है। तो भारत के बाहर अगर देखेंगे, भारत के अंदर ही अंदर देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, सेकंड पे कृष्णा है और तीसरी नर्मदा है। गंगा के समान पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 है। अगर केवल मध्य प्रदेश में ही देखी जाए तो 1050 है। प्रदेश में 1077। प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 है। धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? नर्मदा धार्मिक आधार पर बोला जाता है। नर्मदा में कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार सभी जलप्रपात बनते हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी है। नर्मदा नदी में कुल 41 सहायक नदी हैं, जिनमें से 19 जो है वो दाएं तट से मिलती हैं। 19 कहाँ से मिलती हैं? दाएं तट से मिलती हैं। बाकी 21 बाएं तट से मिलती हैं। नर्मदा नदी के बाएं तट से कितनी मिलती हैं? नर्मदा तट से 22 मिलती हैं और 19 मिलती हैं दाएं तट से। तो बाएं तट से कौन कौन सी मिलती, दाएं तट से कौन कौन सी मिलती है? जहाँ से 19 मिलती हैं, सिलजी, गौर, कमार, चंद्रकश्यप, कोलार, बिराज, मन, करम, हथनी, हिरण, बलाल, जमनेर, खारी, बारना, सिप, चोरल, तिंदोनी और संगौर डरी। बाएं तट से कौन सी मिलती है? खरमर, बुरहरन, बंजर, तैमूर, सोनार, शेर, शक्कर, दूधी, सुकरी, जटजर, गंजाल, अजनल, गंजल, मचक, छोटी, तवा, कावेरी, करजान, खुरकिया, गुंडी, मोरन, देव, गोई। दाएं तट की सहायक नदियां इनमें से कौन सी हैं? हिरण, लिंदोनी, आरना, चंद्रशेखर, मान एवं हथनी, ये सभी दाएं तट की नदियां हैं। मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा नदी का दूसरा बड़ा मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा नदी का दूसरा सबसे बड़ा अब्बाह तंत्र कौन सा? मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बाद नर्मदा कहाँ पर बहती है? गुजरात में बहती है। और तीसरा महाराष्ट्र में बहती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 15 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी नदियाँ बहती हैं? लगभग 7 नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोला जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं। सबसे लंबी मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा ही है। भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। ये बृहंस घाटी से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों में गुजरती है नर्मदा नदी? 3 राज्यों में गुजरती है। मध्य प्रदेश में 1077, महाराष्ट्र में 74 और गुजरात में 161 किलोमीटर। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। नर्मदा नदी पर यह बनाया गया है। सहस्त्रधारा कहाँ? महेश्वर में। दर्दी तथा मंदार जलप्रपात कहाँ पर है? दर्दी तथा मंदार जलप्रपात बड़बहा में है। कहाँ पर है? बड़बहा में। भारत में नर्मदा नदी कहाँ गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण नर्मदा। जब नर्मदा जैसे कि ये एक मुहाना है, यहाँ पे कोई दूसरी बड़ी नदी है, ये नर्मदा नदी यहाँ पे आ रही है, तो जब ये यहाँ पे मिलती है तो ये जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पर ये एक एस्चुरी मुहाना बनाती है। यहाँ पर कुछ मात्रा में एकत्र भी हो जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नदी किसे कहते हैं? बेतवा बोलते हैं। बेतवा का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। सूर्य भगवान की पुत्री किसको कहा जाता है? ताप सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं। अमरकंटक से किन नदियों का उद्गम होता है? नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। दोनों की दूरी 5 किलोमीटर है, नर्मदा और सोन के उद्गम की। दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नर्मदा की मध्य प्रदेश की नदी है बेनगंगा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को तमसा बोलते हैं? ताओन नदी को बोलते हैं, जिसको टोन्स भी बोलता है। ये रीवा में बहती है। कैमूर में तमकुंड जलाशय से ये निकलती है। और तमसा टोन्स नदी की जो लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। टोन्स का उल्लेख मार्कंडेय मत्स्य बामन में किया गया है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को बोला जाता है। ये क्षिप्रा में इंदौर के काकरी बर्डी से उद्गमित होती है। नाम क्या है? पति है। टोन्स नदी का नाम क्या है? तमसा है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कहाँ पर बनाया गया है? तवा बांध बना है, जो नर्मदा नदी पर है, होशंगाबाद में। इसकी बांध की जो लंबाई है 1322 मीटर है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा को कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? बेतवा पर। बेतवा पर ही माता टीलावान है। कान नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कान नदी का उद्गम स्थल राला मंडल पहाड़ी है। कान नदी का उद्गम स्थल
मंडल पहाड़ी। वर्धा तथा वेनगंगा का संगम स्थल क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। पूनो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार है। केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पठार है। बीहड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? रीवा पठार में है। और बीहड़ नदी टोंस में मिलती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? काकरावर्डी इंदौर में है। बेतवा का कहाँ पर है? कुमरा गाँव में है। बेतवा की लंबाई 480 किलोमीटर है। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरों लटेरी विदिशा में जो पड़ता है, वहाँ से सिंध नदी उद्गमित होती है। पालनपुर गूढ़ अभ्यारण्य भी इसी नदी के किनारे है। उसकी लंबाई जो है सिंध नदी की 470 है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात कहाँ पर है? बीहड़ नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तवा बांध की लंबाई है 1322 मीटर है। यह तवा नदी होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है चंबल। इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। महाभारत में किस नदी का नाम पूर्णा मिलता है? चंबल नदी को पूर्णा बोलते हैं। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती, कूनो, सिंधु, बनास, काली सिंध, क्षिप्रा। चंबल नदी के द्वारा बनाया हुआ जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये 965 में से मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर, राजस्थान में 216 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर बहती है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है और 320 किलोमीटर, राजस्थान में 216, उत्तर प्रदेश में 112। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में। अगर टोटल तो 965 है और केवल मध्य प्रदेश में देखा जाए तो चंबल नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर पूरब में बहती है। कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है? चंबल नदी। चंबल नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं? जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तीनों ही बांध बनाए गए हैं। पाताल पानी जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? पाताल प्रपात जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी करती है। झाड़ीदाहा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी? झाड़ीदाहा जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी करती है। झाड़ीदाहा जलप्रपात कौन बनाता है? झाड़ीदाहा जलप्रपात भी न चंबल बनाती है। उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? चंबल और वेनगंगा नदी का उद्गम कौन सा है? परसवाड़ा पठारा। परसवाड़ा पठारा गंगा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी पुनासा जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। बेतवा है 380 किलोमीटर है। बेतवा की कितनी है? 380। बेतवा की लंबाई कितनी है? 380 की लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर है। कुल 427 है और सोन लंबाई अगर पूछा जाए तो 780 है। नदी 7 से 780। सोन नदी बिहार में मिल जाती है। नदी गंगा की नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोनगा मैकाल की पर्वत श्रेणियां हैं। सिंध का उद्गम स्थल विदिशा है। नर्मदा नदी का समापन होता है खंबात पहाड़ी में। चंबल नदी का कहाँ होता है? इटावा के पास यमुना नदी में। भारत के कितने राज्यों पर सोन नदी बहती है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। तवा नदी का उद्गम होशंगाबाद में महादेव पर्वत पीलीभीत पहाड़ी से निकलती है। सोन की सहायक नदी कौन सी है? जोहेला है। सोन किस बहती है? उत्तर से बहती है। नदी की लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। की सहायक नदी कौन? क्षिप्रा यमुना की सहायक नदी है और क्षिप्रा की नदी है खान नदी। तवा की सहायक नदियां हैं देनवा, मालिनी, सुखतवा और काली सिंध। तवा नदी की कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबा बांध बना है तो इसकी याद रखना है कि लंबाई कितनी है? 195 है। ताप्ती नदी प्रदेश की किन राज्यों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 नगरों से होकर गुजरती है। इसको सूर्यपुत्री बोला जाता है। किस नदी के समांतर बहती है? ताप्ती नदी नर्मदा के और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखिएगा, ताप्ती राजस्थान में नहीं बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। ताप्ती नदी का समापन नर्मदा जैसे होता है खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। भालकुंड जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? बीना नदी बनाती है, सागर के निकट है। ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा के किनारे बसे नगर हैं अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर। चंबल नदी के किनारे बसे नगर हैं रतलाम, श्योपुर, मुरैना। बेतवा नदी के किनारे बसा है ओरछा। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कब प्रारंभ हुई? 21 नवंबर 2012। 21
नवंबर 2012 को नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ हुई। किसने किया था नर्मदा क्षिप्रा लिंक? 21 नवंबर 2012 को इसका प्रारंभ किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था 432 करोड़ की लागत से। नर्मदा क्षिप्रा परियोजना से कितने गांव लाभान्वित होंगे? 3000 गांव लाभान्वित होंगे। नर्मदा क्षिप्रा परियोजना का मिलन स्थल कौन है? उज्जैनी है। ओरछा कहाँ पर है? बेतवा के तट पर बसा है। सबसे लंबा बांध कहाँ है मध्य प्रदेश का? 1322 मीटर का तवा बांध है। मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है? नामोदय, सोमोदेवी, सभी नर्मदा के नाम है। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं? 41 हैं। सिंधु नदी सिरोंज विदिशा से निकलती है। कूलन ये सिंधु नदी यमुना की सहायक नदी है। पालपुर कूनो अभयारण्य में बहती हुई यमुना में मिल जाती है। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। बेनगंगा जो पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है और बालाघाट में बहती हुई महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी कैमूर के तमसा कुएं से निकलती है। टोंस की लंबाई 265 है और गंगा में मिल जाती है। भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, ये बीना नदी पर है। नर्मदा नदी पर कई जलप्रपात हैं जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सहस्र धारा, मंदार, दर्दी, भालकुंड बीना पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है 130। कहीं कहीं पर है ना ये दूसरा जलप्रपात दिया हुआ है बड़ा और कहीं पे चचाई है, पर ज़्यादातर जगह सोर्स में अगर हम देखें तो चचाई जलप्रपात दिया है सबसे बड़ा। अगला है पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पांडव जलप्रपात पन्ना में है, केन नदी पर। आड़ीदहा जलप्रपात इंदौर में चंबल नदी पर है। पियावन जलप्रपात रीवा में है। डचेस फॉल प्रपात पचमढ़ी में है। पांडव कहाँ पर है? पन्ना में है, केन नदी पर। आड़ीदहा कहाँ पे है? इंदौर में है, चंबल नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है, इस पर 405 विद्युत का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना है, 1954 में ये बनाई थी, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की है। बरगी अवंतीबाई जो परियोजना है 1974 में आई थी, 1.5 लाख हेक्टेयर से सिंचाई की क्षमता है। बाघ परियोजना बाघ नदी पर है। तवा और देनवा नदी पर है। जोवट परियोजना हथनी नदी पर है, अलीराजपुर जिले में। इसको चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी कहते हैं। हलाली परियोजना हलाली नदी पर है, विदिशा और रायसेन में। इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहते हैं। बावनपड़ी परियोजना बावनपड़ी नदी पर है, इसको राजीव सागर परियोजना भी कहते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। मान परियोजना मान जिला में है, धार में 15,000 हेक्टेयर की सिंचाई। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं एवं नलकूप से होती है, लगभग 66% इससे होती है, जिसमें नहरों से 17, कुएं एवं नलकूप से होती है लगभग 66 और नहरों से 17 लगभग, तालाबों से 3 और अन्य से लगभग 12। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है दतिया। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, दतिया होता तो सबसे ज़्यादा दतिया होता। सुक्ता परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में है सुक्ता परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना कहाँ पर? ये नई है। देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में है, अभी नई आई है इसलिए महत्वपूर्ण है। देजला देवड़ा कहाँ पर है? खरगोन में है। सुक्ता परियोजना कहाँ पर है? खंडवा में है। कुलार परियोजना सीहोर में है। थावर परियोजना थावर जिले में। मंदसौर किस नदी के किनारे पर है? शिवना नदी के किनारे बसा है। अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु भाग में बांटा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश को कितने जलवायु भाग में बांटा है? 5 जलवायु भाग में बांटा है। कौन कौन से? उत्तर का मैदान, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और बघेलखंड पठार। जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मध्य प्रदेश का औसतन तापमान कितना दर्ज किया है? 21 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश का औसतन तापमान दर्ज किया है। सर्वाधिक तापमान है गंज वासुदा का 48.7 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम है शिवपुरी का। औसतन वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा 199 और सबसे कम भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। प्रदेश में किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को चमकता है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में वर्षा किससे होती है? विंध्य, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन विंध्य क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। औसतन वर्षा पूर्वी क्षेत्र में
पूर्वी क्षेत्र में औसतन वर्षा 100, पूरे मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा 112 है। और केवल पूर्वी क्षेत्र में औसतन वर्षा की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में औसतन वर्षा 140 किलोमीटर है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में औसतन कितनी वर्षा दर्ज की गई है? पश्चिमी क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा दर्ज की गई है। सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर होता है? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। ऋतु संबंधी आंकड़े के लिए वेधशाला इंदौर में है। राज्य के अंतर किस माह तक वर्षा होती है? जून से सितंबर तक होती है। किस तिथि को सूर्य दक्षिणायन होता है? 23 सितंबर को। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। AR सुब्रमण्यम तथा T मन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण पर मध्य प्रदेश को कितने को जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटा है और तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कैसे? अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार, गर्म शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क शुष्क जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ये सब कुछ मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश में सामान्यतः 3 ऋतु होती हैं। ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं उनाला, वर्षा ऋतु को बोलते हैं चौमासा और शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में शीतकाल में होने वाली जो वर्षा होती है उसको मालवा में मावठा बोलते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? जनवरी में। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो कि मावन सिम से बना है, जिसकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के वन। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित कहाँ पर है? भारत में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है भारत में? मध्य प्रदेश में है। और अगर अभी 2021 की रिपोर्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने वन हैं? ये तो पुराना है, 77,414 ये पुराना है। अभी मध्य प्रदेश में वन है 77,493। 77,493 मध्य प्रदेश में है और 95,748 वन जो है पूरे भारत में है। मध्य प्रदेश में 77,493 है और मध्य प्रदेश देश में प्रथम आया है। वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी के कौन होता है? वन वृत्त का प्रमुख अधिकारी वन संरक्षक होता है। वन वृत्त का अधिकारी कौन होता है? वन वृत्त का अधिकारी वन संरक्षक होता है। मध्य प्रदेश में कुल 16 वन वृत्त का अधिकारी कौन होता है? संरक्षक होता है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? खंडवा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है और जिसकी जो क्षेत्रफल है 9,290 है। दूसरे स्थान पर जबलपुर वन वृत्त है और तीसरे स्थान पर रीवा वन वृत्त है। सबसे छोटा वन वृत्त है होशंगाबाद वन वृत्त, याद रखिएगा। सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? होशंगा। सबसे बड़ा है खंडवा, दूसरे नंबर पर है जबलपुर और तीसरे स्थान पर है रीवा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वन अधिकारी कौन होता है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। मध्य प्रदेश में कितने वन मंडल हैं? वन वृत्त हैं 16 और वन मंडल है 62। एक वन वृत्त में 2 या अधिक वन मंडल होते हैं। इसका प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी होता है। ये आपको बताना है कहाँ पे क्या क्या है। तो वन वृत्त मध्य प्रदेश में 16 हैं। इसका प्रमुख वन संरक्षक होता है। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है। वन मंडल में 62 वन मंडल हैं कुल। एक प्रमुख अधिकारी वन मंडलाधिकारी होता है। सबसे बड़ा वन मंडल अगर देखें तो मंडला जबलपुर वन वृत्त मंडला में है। सबसे बड़ा वन मंडल वन वृत्त तो खंडवा में है और वन मंडल अगर बात की जाए तो कहाँ पर है? मंडला में है। और मंडला कहाँ पे है? जबलपुर। उपवन मंडल कितने हैं? उपवन मंडल 473 हैं। और वन मंडल देखो वन वृत्त 16, वन मंडल 62 और उपवन मंडल 473 है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उन संख्या बढ़ती जाती है। उपवन मंडल कितने हैं? उपवन मंडल 473 है। इसका अधिकारी उपवन मंडल का SDF होता है। फिर परिक्षेत्र आते हैं वन मंडल के नीचे, इनकी संख्या 1871 है। इसका मुख्य अधिकारी रेंजर होता है। फिर होता है परिक्षेत्र सहायक वृत्त और इनमें आ जाती है संख्या 8,286। मध्य प्रदेश के वनों को कितने भागों में बांटा है? मध्य प्रदेश में वनों को 5 भागों में बांटा है। मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में बांटा है? मध्य प्रदेश वनों को 5 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के वनों को कितने भागों में बांटते हैं? तो मध्य प्रदेश के वनों को 5 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं 5 भाग? पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये भौगोलिक आधार पर है। भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से?
देखो पहले मध्य प्रदेश के वनों को 5 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार में कौन कौन से आ जाएंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। आपसे पूछे मध्य प्रदेश के जो वन है उसको भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो भौगोलिक आधार पर 3 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ये भौगोलिक आधार, वनों का जो प्रकार है उसमें एक प्रकार भौगोलिक आधार है और भौगोलिक आधार के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, शुष्क। दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर बांटते हैं विंध्य कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। फिर है प्रजाति के आधार पर। प्रजाति के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, सागौन, साल और मिश्रित। शासकीय आधार पर भी 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? संरक्षित वन जो अभी 32.8% हैं, आरक्षित वन जो कि अभी 65.7% हैं और अवर्गीकृत लगभग 2% हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में आरक्षित वन सबसे ज़्यादा है 65.7%, संरक्षित वन है 32.8% और अवर्गीकृत वन है 1.80%। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में औसत वर्षा कितनी होती है? पर्णपातीय वन अगर है मतलब पतझड़ वन है 50 से 100% वर्षा होती है। किस वन में? 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में। किस वन को कटीले वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन को जाना जाता है। प्रदेश में विरल वन कहाँ पाए जाते हैं? विरलपन पाए जाते हैं विंध्य कैमूर श्रेणी में। प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश के विंध्य कैमूर क्षेत्र के उत्तर में दमोह सागर तक विंध्य कैमूर क्षेत्र जो रहता, विंध्य कैमूर जो क्षेत्र है वहाँ पर कम जो विरल वन पाए जाते हैं। प्रदेश में संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 31,098 है और ये मध्य प्रदेश के लगभग 31-32 क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, 32%। किन वनों में पशु चराना और लकड़ी काटना सख्त मना है? आरक्षित वनों में ये लगभग 65-66% पाए जाते हैं, 61,886 किलोमीटर पर ये रहते हैं। अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल लगभग 1705 है, केवल 2% होते हैं। यहाँ पर पशु चारा में लकड़ी की कटाई की जा सकती है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। याद रखिएगा अनुसंधान जबलपुर में है, प्रबंधन भोपाल में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग विद्यालय बैतूल में है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग विद्यालय मतलब जो इसमें सिलेक्ट होते हैं वन अधिकारी के रूप में, इनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? बैतूल में। फॉरेस्ट ट्रेनिंग विद्यालय कहाँ है? बैतूल में। वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान है छिंदवाड़ा में। लाख उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? लाख उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है मध्य प्रदेश का, और लाख का जो अनुसंधान संस्थान है वो उमरिया में है। लाख का कारखाना मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है लाख उत्पादन में। पहला वन राजकीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पहले वन राजकीय विद्यालय की स्थापना कहाँ गई थी? तो 1979 में पहले राजकीय जो विद्यालय है उसकी स्थापना बालाघाट में की गई थी तथा दूसरे की 1980 में बैतूल में की गई थी। इनमें से क्या जो है वो भोपाल में नहीं है? देखो वन विकास निगम भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी, इको पर्यटन विद्यालय भी है, केवल उष्णकटिबंधीय वन संस्थान नहीं है जो कि जबलपुर में है। वन विकास निगम भोपाल में बना था 24 जुलाई 1975 को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी भोपाल में है, इको पर्यटन भी भोपाल में है। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। लगभग 260 बीड़ी कारखाने। किस वन व्रत के अंतर्गत सर्वाधिक आरक्षित वन है? खंडवा में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है। उज्जैन में न्यूनतम आरक्षित वन है। खंडवा वन जो कि सबसे व्रत है उसी में ही सबसे ज़्यादा आरक्षित हैं और सबसे कम किस में है? सबसे कम आरक्षित वन है उज्जैन में। सबसे ज़्यादा हैं खंडवा में और सबसे कम है उज्जैन में। सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पर है? सर्वाधिक संरक्षित वन है छतरपुर वन व्रत में। छतरपुर में सर्वाधिक आरक्षित हैं खंडवा में और सर्वाधिक संरक्षित हैं छतरपुर में और न्यूनतम आरक्षित हैं उज्जैन में। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया। मध्य सरकार द्वारा दूसरी राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? मध्य प्रदेश सरकार
दूसरी राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी 2005 में, पहली बनाई गई थी 1952 में। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, ये याद रखिएगा। खंडवा वनव्रत में सर्वाधिक आरक्षित वन है, छतरपुर वनव्रत में सर्वाधिक संरक्षित वन है, और उज्जैन वनव्रत में न्यूनतम आरक्षित वन है। मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में सागौन वन ही पाए जाते हैं। अभी अधिनियम वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। अधिनियम बहुत, फ्रेंड रुकिएगा, मैं पानी पी लूँ, 2 मिनट रुकिएगा बस। पहला है मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम कब बना था? 1964 में आया था तेंदुपत्ता अधिनियम। तेंदुपत्ता अधिनियम कब आया था? 1964 में आया था। चौखा तेंदू चौखा, ऐसे याद रखिएगा। वनोपज अधिनियम भी कब आया था? 1964 में आया था। तेंदुपत्ता अधिनियम और वनोपज अधिनियम 1964 में आया था। और कास्ट चरण अधिनियम 1984 में आया था। कास्ट चरण अधिनियम कब आया था? 1984 में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख वन संपदा है सागौन, साल, बांस, ये सभी मध्य प्रदेश की वन संपदा है। गौड़ वन संपदा लाख, हर, गैर, गौड़ मतलब जो सेकेंड नंबर पर होता है। सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में हुई थी मध्य प्रदेश में। लोकवानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? लोकवानिकी योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में। लोकवानिकी योजना की कब शुरुआत हुई थी? 1999 में लोकवानिकी योजना की शुरुआत हुई थी। अगला है छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 11। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद छत्तीसगढ़ जब अलग हो गया था तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान बचे थे। एक बार इनके बारे में पढ़ लूँ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कहाँ हुई थी? मंडला में 1955 में। बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में 1968 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है 1958 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में पन्ना में। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में सीधी में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। देखो इसको याद करने का तरीका बताऊँ। पेंच और 75 में भी पेंच जैसा साउंड हो रहा है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में। इसके बाद है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में 1983 में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में 1983 में। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में है 2010 में। और पालनपुर कुनवा राष्ट्रीय उद्यान अभी बना है श्योपुर में 2018 में। डायनासोर कब बना है? 2010 में। डायनासोर कब बना है? डायनासोर, डायना से डायना और डा से 10, तो डायनासोर कब बना है? 10 में बना है। मध्य प्रदेश 2018 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 528 है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 940 किलोमीटर है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था। प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है? अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है पेंच की स्थापना 1975 में की गई थी और इसको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क भी कहा जाता है। सिवनी छिंदवाड़ा में है। 5 राष्ट्रीय उद्यान के साथ विश्व बैंक अभ्यारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जो 5 राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व बैंक अभ्यारण्य संरक्षण में शामिल है। यहीं पर मोगली लैंड की जो जंगल बुक है मोगली लैंड से संबंधित, वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर लिखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर वाला चौथा स्थान कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में और 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व में शामिल किया था। कब किया था? 1994 में। 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था 1994 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का 543 है और यहाँ पर रेप्टाइल पार्क की स्थापना भी की गई है। प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? 6 को चुना गया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में, बांधवगढ़ को 1993 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994-95 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में। याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया?
तो पेश को किया गया 1992 में। संजय डुबरी को किया गया 2008 में। संजय डुबरी को कब किया गया? संजय डुबरी को 2008 में किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया? 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किया गया। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को कब किया गया? 2010 में। रातापानी ये एक अभ्यारण्य है जो शामिल है और इसको 2010 में शामिल किया गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में शामिल किया गया। सतपुड़ा को कब किया? 1999 में। संजय डुबरी को कब किया? 2008 में किया। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? कैलाश सांखेल हैं। सफ़ेद शेरों के लिए कौन जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। बांधवगढ़ को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 1993 में किया गया था। टाइगर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में बाघों की संख्या, अभी नई रिपोर्ट आ गई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कब है स्थापना हुई थी? 1958 में शिवपुरी में हुई थी। 337 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में संजय राष्ट्रीय उद्यान बना था और संजय राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2008 में संजय डुबरी को किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1991 में बना था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1991 में बना था और 1981 में बना था और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था 2011 में, जिसको फिर मिल गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए जाते हैं आरक्षित वन में। मध्य प्रदेश में कुल लगभग 65.70% आरक्षित वन हैं और इन्हीं आरक्षित वनों में मतलब अभ्यारण्य और उद्यान में यही अंतर होता है कि आरक्षित वनों में मानव का प्रवेश वर्जित होता है, जबकि अभ्यारण्य में व्यक्ति जा सकता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान की और ये 0.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में? डायनासोर ओमकारेश्वर बांधवगढ़ ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रस्तावित है खंडवा में। वर्तमान में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? अब वर्तमान में 25 अभ्यारण्य हैं, 11 प्रस्तावित हैं, टोटल 36 हो जाएंगे। 11 जो उनसे प्रस्तावित हैं जैसे रानी दुर्गावती, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये सभी अभ्यारण्य को मैंने आपको परसों एक वीडियो बना के करवा दिया है कौन से 11 हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है राला मंडल में है, इंदौर में 234 वर्ग किलोमीटर का है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में है। प्रदेश में इको विकास समिति का गठन क्यों किया गया था? वन्य प्राणी संरक्षण में जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। सागर में 1194 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। 224 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सिलाना अभ्यारण्य 1983 में बना था। सरदारपुर भी 1983 में बना था। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा रहा है, उनके शिकार पर भी प्रतिबंध किया जा रहा है। राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य वन्यजीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। प्रदेश में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का शुभारंभ कब हुआ? 3 अप्रैल 2018 को हुआ। कब हुआ? 3 अप्रैल 2018 को मुकुंदपुर से। मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी है। देखो मध्य प्रदेश का प्रथम पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश में 3 है, पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। तो पहला पचमढ़ी है। पचमढ़ी को 1999 में घोषित किया गया था। ऐसा बोल दो 999 रुपये में पचमढ़ी जा सकते हैं, तो याद हो जाएगा कि 1999 में पचमढ़ी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। 2005 में अमरकंटक अचानक मार्ग को किया गया और पन्ना को 2011 में किया गया। भारत में पहला जैव आरक्षित है नीलगिरी है, जबकि मध्य प्रदेश का पहला पचमढ़ी है। अमृता देवी दिया जाता है वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में। किस राष्ट्रीय उद्यान का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ कोटिया जिले में है? संजय राष्ट्रीय उद्यान का। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है और अभी वर्तमान में माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH 27 गुजरता है, NH 27 गुजरता है और NH 46 गुजरता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये गुजरते हैं जो शिवपुरी से। भारत का सबसे छोटा पक्षी फूलचुकी कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वृक्षमित्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? इंदिरा गांधी की स्मृति में। वन्य पुरस्कार वनों में अग्नि की रोकथाम, अवैध वन कटाव, वन्य जीव जंतु की रक्षा के लिए दिया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार 1995 से स्टार्ट हुए थे। कौन से? महावृक्ष
नमस्कार। पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया गया है? पहला डॉल्फिन सेंटर भिंड में बनाया गया है। पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाया गया है? पहला डॉल्फिन सेंटर भिंड में बनाया गया है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना कौन से अभ्यारण्य में चलाया जा रहा है? चंबल अभ्यारण्य में और केन अभ्यारण्य में और सोन, तीनों में चलाया जा रहा है। केन चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। केन अभ्यारण्य की स्थापना 1921 में और सोन अभ्यारण्य की स्थापना 1974 में 1981 में हुई थी केन की। सोन चिड़िया का संरक्षण किस में हो रहा है? तो घाटी गांव और करेड़ा दोनों में हो रहा है। घाटी गांव और करेड़ा दोनों की स्थापना 1981 में हुई थी। एशियाई शेरों के लिए पालपुन कूनो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। होलो घाटी और बंजर घाटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। होलो घाटी और बंजर घाटी। कालीभीत, सुरमेन या कट्ठीवाड़ा कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित नहीं है? रातापानी नहीं है, बाकी कट्ठीवाड़ा झाबुआ में प्रस्तावित है। कालीभीत बैतूल में है, सुरमेनिया खंडवा में है। तो कट्ठीवाड़ा मयूर अलीराजपुर झाबुआ में, मानधाता खंडवा में, सुरमेनिया खंडवा में, कालीभीत बैतूल में ये प्रस्तावित हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला विद्युत ग्रह कौन सा है? चांदी विद्युत ग्रह है। 1953 में इसकी स्थापना हुई। 177 मेगावाट है। सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? इंदिरा सागर है। 1000 मेगावाट इससे बिजली प्राप्त होती है और इंदिरा सागर से बिजली प्राप्त करना 2007 से आरंभ हुआ। 2019 की स्थिति में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता है 4700 मेगावाट। ये सबसे बड़ी है, मध्य प्रदेश की सिंगरौली में है, NTPC द्वारा है। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? विंध्याचल। इसकी कुल 13 इकाई हैं। सतपुड़ा सारणी से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान है। किस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है इंदिरा सागर बांध, जो कि खंडवा में है और ऊंचाई 92। इंदिरा सागर बांध सबसे ऊंचा है, नर्मदा नदी में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 92 मीटर। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों को उनकी स्थापना स्थल से सुमेलित करना है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ? अनूपपुर में है। क्षमता इसकी कितनी है? 490। अमरकंटक की याद रखिएगा, अमरकंटक की कितनी है? 490 है अमरकंटक अनूपपुर की। सतपुड़ा 1967 में स्थापित हुआ। 1437 मेगावाट है सतपुड़ा की। अमरकंटक की 490 है। विंध्याचल 4708 है और पैंच की 588 है। राज्य का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र है। गांधी सागर जल विद्युत केंद्र पे 3 जो है चरणों में डिवाइड है और इसकी कुल उत्पादन क्षमता अलग अलग है। पहला है गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, ये मंदसौर में चंबल नदी पर 115 मेगावाट इससे उत्पादन होता है। बरगी जल विद्युत केंद्र 1974 में है, 90 मेगावाट से उत्पादित होता है। बाण सागर से 110 मेगावाट होता है। सरदार सरोवर बांध से मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा है? सरदार सरोवर से 57% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। इसकी ऊंचाई 138.68 मीटर है। गैस आधारित पहला विद्युत गृह कौन सा है? भांडेर है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में है। प्रदेश की सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ पे है? रीवा में है। 750 मेगावाट की है ये। देश का पहला सौर पार्क कहाँ पर है? राजगढ़ में है। मध्य प्रदेश या भारत का पहला सौर पार्क राजगढ़ के गणेशपुरा में है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सीहोर है। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1972 में। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1972 में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश में कुल कितने उद्योग हैं? 6 उद्योग हैं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मध्य प्रदेश में। कौन कौन से हैं? पीतमपुर, धार, मुरैना, पन्ना, मालनपुर, भिंड, मेघनगर, झाबुआ, मनेरी, मंडला और पीलूखेड़ी। कितने औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? 26। भेल किसके सहयोग से बना है? ब्रिटेन के सहयोग से बना है भेल। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। जीवाणु खाद्य संयंत्र है भोपाल में। तेल शोधक कारखाना है बीना में। वित्त निगम की मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का कारखाना जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में 6 मृगनयनी एम्पोरियम स्थित हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड गुना में स्थित है। लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। क्रिस्टल IT पार्क कहाँ पर है? इंदौर में है। कैट्स केयर सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी इंदौर में है। फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई भी कहाँ पर है? फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई भोपाल में है। कृत्रिम रेशा से कपड़ा बनाने का कारखाना कहाँ पर है? नागदा में है। कृत्रिम रेशा से कपड़े बनाने का कारखाना नागदा में। रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में है। पहला डीजल इंजन का कारखाना इंदौर में है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर में। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जापान के सहयोग से बन रहा है। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच में है।
बैंक नोट प्रेस देवास में है, 1943-44 में स्थापना हुई। और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप जबलपुर में 1943-44 में है। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई शहडोल में है। निजी क्षेत्र का पहला पेपर मिल है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में। साइकिल उद्योग गुना में। छाता उद्योग महू में है। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है, यहीं पर महीन कपड़ा बनाया जाता है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में। राज्य का सबसे सूखा बंदरगाह पीतमपुर में है। फ्रेंड्स, से कुछ और टॉपिक देखो, ये मैंने कल स्टेटस पे डाला था कि मध्य प्रदेश के ऐसे उच्च न्यायालय, मैं अभी यूनिट 5 करवाऊंगी तो ये वाले टॉपिक आपको करवाऊंगी और आज पूरे उच्च न्यायालय को ट्रिक द्वारा भी करवाऊंगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, है ना, तो एम हिदायतुल्ला, ए.के. पटनायक, आर.वी. रविचंद्रन, ए.के. माथुर, शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। तो ये याद रखिएगा। अब हम मध्य प्रदेश के परिवहन से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में है मध्य प्रदेश परिवहन कार्यालय। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? मध्य प्रदेश में पहला मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? 10। कितने हैं? 10 हैं। अगला है, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत काम करता है? तो ये धारा 213 के तहत काम करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार देखा जाए तो सड़कों की लंबाई कितनी है? 8010 है। मध्य प्रदेश में कुल सड़क की लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का है? 12.33% है। मध्य प्रदेश में 968 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उसकी लंबाई कितनी है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? 968 किलोमीटर का ये बनाया जा रहा है अमरकंटक से अलीराजपुर तक का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 में बना था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब बना था? 1988 में। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? नर्मदा एक्सप्रेसवे है, 968 किलोमीटर। कितना है? 968 है। भारत मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। किसको जोड़ेगा ये? अमरकंटक से अलीराजपुर को जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे किन राज्यों से गुजरेगा? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों से गुजरेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 14 जिलों से होकर। चंबल एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संपर्क स्थापित करेगा? चंबल एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के माध्यम से संपर्क स्थापित करेगा। किस रेलवे जोन द्वारा मध्य प्रदेश में रेल परिवहन नहीं होता? तो मध्य प्रदेश में मध्य रेलवे होता है, पश्चिमी रेलवे भी होता है, दक्षिण पूर्वी भी होता है। उत्तर रेलवे मध्य प्रदेश में नहीं होता। मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? 22,129 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 11,389 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण में कितने किलोमीटर सड़कों का उन्नयन हुआ? 5015। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? लगभग 22 गुजरते हैं। मध्य प्रदेश में सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या कितनी है? 49,000 है। कल मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रिक द्वारा भी करवाया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले जो जितने भी शहर हैं उनको गाँव से सड़कों का निर्माण करना, उनसे शहरों को जोड़ना। एक विशिष्ट उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश सड़क विकास लिमिटेड की स्थापना 2004 में हुई थी। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम कब बना था? मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम कब बना था? तो ये बना था, सड़क परिवहन निगम बना था 1 जून 1962 को। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बन गया? देखो, NH3 पहले था, अभी NH46 है। अभी कौन सा है? NH46 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 46। सबसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग आपसे पूछे तो 139 BB 339 BB है।
और इसमें अगर ऑप्शन में आएगा आपका 139 बीवी तो आपका वो आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है 7.5 किलोमीटर। राजस्थान और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन का चंबल एक्सप्रेस वे किस जिले से गुजरेगा? श्योपुर, भिंड, मुरैना सबसे गुजरेगा। मध्य प्रदेश से ये नहीं है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्य में लंबाई कितनी है? तो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH 44 है और उसकी लंबाई है लगभग 540 किलोमीटर है। ये क्या है, कुछ पुराना डाटा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा राजमार्ग NH 76 किस नगर से? ये NH 76 जो है केवल शिवपुरी से ही होकर गुजरता है। कौन सा? शिवपुरी। NH 46 गुजरता है शिवपुरी से, सॉरी 76 नहीं गुजरता है, NH 46। अभी जो वर्तमान के जो आंकड़े आए हैं उसमें NH 46 मध्य प्रदेश से गुजरता है और NH 27। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है? भोपाल से होकर गुजरेगा NH 12। राजकीय जीवन रेखा किसको बोला जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? राजकीय राजमार्ग है SH 19। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH 19 है। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? 10। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग, ये पुराने आंकड़े, अगर अभी की बात की जाए तो SH 39A जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत है, तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब हुई है? मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत तो ये हुई है 1 जनवरी 2014 को। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को स्वीकृति कब दी गई थी? इलेक्ट्रिक वाहन नीति को स्वीकृति दी गई थी 15 अक्टूबर 2019 को। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 23 जून 2018 को। कौन सी नगर पालिका बस सूत्र सेवा में सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? राजगढ़। अमृत योजना के तहत बस सूत्र सेवा में कितने शहरों का चयन किया गया है? 20। मध्य प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है जलपूर्ति, शहरी परिवहन, सभी कुछ। मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण हो रहा है? तो ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण हो रहा है इंदौर में। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है? लगभग 31 किलोमीटर। किस जिले में सड़क का घनत्व सबसे कम है? श्योपुर में। किस जिले में सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सतना में। किन से NH 75 गुजरता है? खजुराहो, पन्ना, छतरपुर। मध्य प्रदेश में सबसे छोटे राजमार्ग की लंबाई कितनी है? अब बदल गई है और अब हो गई है 7.5, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन नहीं है तो 9 किलोमीटर आ जाएगा जो सेकेंड लास्ट है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत के में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनमें मध्य प्रदेश का तीसरा है, और अगर पहला पूछेंगे तो महाराष्ट्र का है। पहला किसका है? महाराष्ट्र का। तीसरा किसका है? हमारे मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्गों में। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन सा राजमार्ग नहीं, इनमें से कोई भी नहीं गुजरता। 976 सॉरी हाँ, ये अभी क्या है, संशोधित हो गए हैं, तो इसमें से NH 76 मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, बाकी नहीं गुजरते हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मिलता है? शिवपुरी में NH 27 और NH 46 मिलते हैं। किन्हें राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है? राज्य राजमार्ग को राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। SH 11 जो है वो सतना में, चित्रकूट सतना में SH मतलब स्टेट हाईवे 11 जो है मिलता है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अभी वर्तमान में पूछें कितनी है, तो वो है 634 किलोमीटर है, NH 46 की। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाए बस स्टैंड कौन सा है सबसे छोटा बस स्टैंड कौन सा है, तो वो है खरगोन। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसको बोला जाता है? ब्यावरा को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड कौन सा है? सेंधवा है। सेंधवा से वो भी क्या होता है, 52 NH 52 निकलता है, याद रखिएगा NH 52 निकलता है। मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, 52 सेंध लगाते हैं, तो वो इससे याद रखिएगा सेंध। मध्य प्रदेश की बड़वानी में सेंधवा में कौन सा राजमार्ग मिलता है? तो NH 52 मिलता है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना कब से आरंभ की गई थी? 28 दिसंबर 2015 से। मध्य प्रदेश की पहली महिला आंटी कौन है? तलत जहां है। कौन है पहली महिला आंटी ड्राइवर? कौन है? तलत जहां है। मध्य प्रदेश में संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? रतलाम में है। पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय। पश्चिमी रेलवे का गठन कब किया गया?
पश्चिमी रेलवे का गठन कब किया था? पूर्वी का जबलपुर में है, पश्चिमी का कहाँ पे है? पश्चिमी का रतलाम में है। और पश्चिमी रेलवे का गठन कब किया गया था? 5 नवंबर 1951 को किया गया था। बस स्टैंडों के विकास के लिए मध्य प्रदेश अंतर नगरीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? 2014 में। भोपाल में किस रेलवे जोन द्वारा रेल परिवहन सेवा संचालित होती है? मध्य रेलवे द्वारा। भोपाल में कौन से रेलवे द्वारा होती है? मध्य रेलवे द्वारा। भोपाल में मध्य रेलवे। किस जिले में उत्तर प्रदेश रेलवे द्वारा रेलवे परिवहन संचालित होता है? ग्वालियर, मुरैना, भिंड, तीनों में। उत्तर मध्य रेलवे कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 2003 में। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन बनाया गया है। एकमात्र रेलवे जोन कहाँ है? जबलपुर में। 2019 में पिंक स्टेशन किसे घोषित किया गया? जबलपुर को किया गया। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? 1867 में। होलकर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध खंडवा इंदौर रेल लाइन का निर्माण कब किया गया? 1869 में। राजपूताना मालवा रेलवे कब आरंभ हुई? राजपूताना मालवा रेलवे आरंभ हुई है 1857 में 77 में। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1976 में रेल कोच फैक्ट्री बनी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई घर कहाँ है? इटारसी में है। कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी पश्चिम रेलवे। कौन सा मध्य प्रदेश? उत्तर पूर्वी रेलवे मध्य प्रदेश में नहीं है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। और ISO 9001 प्रमाण पत्र किसको मिला है? भोपाल को मिला है। मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर बन गया है। देश का पहला प्राइवेट स्टेशन कौन बन गया है? हबीबगंज बन गया है। प्रदेश का वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन कौन बन गया है? हबीबगंज। भोपाल मेट्रो रेल सेवा हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब दी गई? 4 अक्टूबर 2018 को दी गई। देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस। इंदौर मेट्रो के लिए किस देश से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रहा है? इंदौर मेट्रो जापान से सहयोग प्राप्त कर रहा है। रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनेगा? डबरा में बनेगा। किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज है? भोपाल। कौन सा स्टेशन ISO 9001 प्रमाण पत्र है? भोपाल। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी का संबंध किससे है? तो यह है रेल परिवहन से। कहाँ पर रेल विद्युत इंजन कारखाना है? भोपाल में। सतपुड़ा नैरोगेज रेल सेवा औपचारिक रूप से कब बंद हुई? तो ये बंद हुई है 1 अक्टूबर 2015। नैरोगेज ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? नैरोगेज ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है 1895 में। एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? मंडला में है। कौन से स्थान नियमित वायु सेवा से जुड़े हैं? तो जबलपुर, खजुराहो, ये तीनों ही स्थान जो हैं वो रेल वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदौर में है। एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा है ग्वालियर में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी कहाँ पर है? डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी है दमोह में। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का आरंभ कब से हुआ? 1948 से हुआ। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? विदिशा में। देश का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ है? विदिशा में। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल का गठन कब हुआ? 1962 में डाक परिमंडल का गठन हुआ। मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जोड़ने हेतु संचालित परियोजना कौन सी है? स्वान है। ये स्वान का आरंभ कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है? तो वर्तमान में सड़कों की लंबाई है 80,000 किलोमीटर से अधिक। कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? अब तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है ही नहीं है। किसने मध्य प्रदेश की ग्रामीण संयोजकता पर 140 मिलियन का निवेश किया है? तो किसने किया है भारत में? AIIB ने किया है। ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किसने की है? तो ये की है 1899 में की है। किस वर्ष में हुई है? ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट की 1899 में। निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन कौन सा बन गया है? हबीबगंज। बंसल ग्रुप ने इनके में सहयोग किया है। और देवी अहिल्याबाई जो होलकर है वो मध्य प्रदेश और किस राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है।
इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर उपस्थित नहीं है? तो झांसी नहीं है। राजमार्ग बैतूल राजमार्ग पर कौन सा स्थान? राजगढ़ बैतूल राजमार्ग पर कौन सा स्थान स्थित है? हरदा। जबलपुर किस रेलवे खंड का हिस्सा है? जबलपुर जो है पश्चिम रेलवे खंड का हिस्सा है। एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क वाहन निगम कब बना? 2004 में बना। NH-28 नहीं। रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1976 में की गई। जबलपुर और भोपाल रेलवे जोन जबलपुर और भोपाल किसके अंतर्गत आते हैं? जबलपुर और भोपाल, तो जबलपुर और भोपाल आते हैं पश्चिम केंद्रीय रेलवे के आते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में सही कथन बताइए। तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है और ये पहला ऐसा स्टेशन है जिसने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया है। अगला है मध्य प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा पर है। कौन सा? मध्य प्रदेश में छत्रसाल कहाँ? तो मध्य प्रदेश में छत्रसाल हवाई अड्डा है खजुराहो में। डुमना हवाई अड्डा किसको बोला जाता है? रानी दुर्गावती हवाई अड्डे को डुमना बोला जाता है। वायु परिवहन 26 जुलाई 1948 को आरंभ हुआ। मेट्रो परियोजना भोपाल और इंदौर में है। वायु परिवहन इंदौर ग्वालियर में स्थापित हुआ। इंदौर मेट्रो की लंबाई 31.15 है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम 2019 में अटल बिहारी कर दिया था और अब फिर उसको कमलावती स्टेशन कर दिया। नई रेलवे नया मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया? पीयूष गोयल ने। कहाँ रेलवे विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? भोपाल में। कहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री प्रस्तावित है? बनी नहीं है, प्रस्तावित है। यह है झाबुआ में। इलेक्ट्रोलोकोसेट कहाँ पर है? इलेक्ट्रोलोकोसेट है कटनी में। मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय खंडवा में है। मध्य रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है? खंडवा में। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ पर है? सीहोर में। निजी हवाई पट्टियाँ कहाँ पर हैं? निजी हवाई पट्टियाँ डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह में सही है। ओरिएंटल शहडोल में है। ग्रेसिम नागदा में, तो ये सही है। रेलवे डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है? तो इंदौर विदिशा दोनों में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? अनूपपुर में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पर्यटन ट्रेन कहाँ से गुजरती है? खजुराहो से। किसके प्रयासों से 1869 में खंडवा इंदौर रेल लाइन का लोकार्पण किया गया है? तो कोजीराव होलकर द्वितीय के सहयोग से। किन शहरों के मध्य कूनो कुमारी एक्सप्रेस प्रारंभ की गई है? कूनो कुमारी एक्सप्रेस ग्वालियर शिवपुरी में। एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन कहाँ पे बना है? मंडला में। चंबल एक्सप्रेस भिंड मुरैना श्योपुर को जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे इनमें से कहाँ पर नहीं गुजरेगा? तो राजगढ़ में नर्मदा एक्सप्रेस गुजरेगा। मध्य प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे का है ग्वालियर में। इंदौर से जबलपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर है NH52। ये इंदौर से जबलपुर को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो ब्यावरा है वहाँ पर NH3, ये ब्यावरा जो है राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल प्रोग्रेस वे कर दिया है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से अगर न्यूनतम पशु वाला जिला देखें तो न्यूनतम पशु वाला जिला है बुरहानपुर। सबसे कम कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। 213,000 पशु हैं यहाँ पे। कितने हैं? 213 पर 1000 पशु हैं। न्यूनतम पशु वाला जिला है यहाँ कौन सा? बुरहानपुर। 213 पशु हैं यहाँ पे, 213। तो कहाँ पे है न्यूनतम पशु वाला जिला? कौन सा है? बुरहानपुर में। और सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है? धार। न्यूनतम बुरहान है और सबसे धार में है, याद रखिएगा सब। है झाबुआ में और न्यूनतम पशु पे बहुत कम पशु कौन? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में पशु घनत्व सर्वाधिक है जबकि दक्षिणी भाग में पशु घनत्व न्यूनतम है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी अभी कल या लास्ट वाले दिन शनिवार को, उसमें पूरे आंकड़े मैंने लिखे हुए हैं बजट में, योजना के भी, और तो पशु घनत्व ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे एक बार रिवीजन हो जाए वाले दिन। किस जिले में रॉक फॉस्फेट की चट्टानें पाई जाती हैं? झाबुआ जिले में पाई जाती हैं। मैग्नीज जो पाए जाते हैं, मैग्नीज के भंडार बालाघाट में मिलते हैं। टंगस्टन के लिए होशंगाबाद प्रसिद्ध है। कोयला के लिए प्रसिद्ध है सुहागपुर क्षेत्र और सिंगरौली क्षेत्र। हीरा उत्खनन किस क्षेत्र में होता है? हीरा उत्खनन पन्ना क्षेत्रों में होता है और हीरा रीवा की खदानों में आता है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। मध्य प्रदेश में हीरे की खदान जो है पन्ना में है
और हिनौता नामक स्थान पे है। सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज मैग्नीज है। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। कोरंडम जो मिलता है वो सीधी में मिलता है। कोयला पाया जाता है 35% कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है और शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एकमात्र स्थान है जहाँ पर पाया जाता है। यूरेनियम शहडोल में मिलता है। नर्मदा घाटी, सिलिका, संगमरमर, चूना पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1962 में हुई। देश का 35% कोयला मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में चूने की खदानें कटनी में हैं। एस्बेस्टस झाबू में मिलता है। मध्य प्रदेश में हीरा, मैग्नीज और बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। चूना में राजस्थान पहले है। लोह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोमेटाइट, लाइमोनाइट और साइडेराइट। इसमें पाइरोसाइट लोह का प्रकार नहीं है। हेमेटाइट जो होता है लोह का सबसे अच्छा प्रकार होता है। इसमें 60% लोहा पाया जाता है। मैग्नीज बालाघाट और जाहुआ में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट 50 से 65% तक एल्यूमिनियम का अंश पाया जाता है। रेनकूट एल्यूमिनियम के जो कारखाने हैं रेनकूट एल्यूमिनियम कारखाने उत्तर प्रदेश को बॉक्साइट अमरकंटक से भेजा जाता है। कैओलिन एक चीनी मिट्टी के अयस्क को कहा जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। रॉक फॉस्फेट कहाँ पर है? झाबुआ में। हीरा की जो खानें हैं पन्ना जिला के मोटा रेवा से मझगवा में पाई जाती हैं। पन्ना जिले में हीरा उत्खनन का कार्य नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा हो रहा है। सिलिका धातु का उपयोग कांच बनाने में होता है। कोयला पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र हैं वो सुहागपुर और सिंगरौली हैं। तांबे का प्रसिद्ध सलीमनाबाद कटनी जिले में है। सलीमनाबाद कहाँ है? कटनी में। हीरे के बाद कठोरतम खनिज कोरंडम है। चूना पत्थर के लिए सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कचरा उद्योग जो है सभी हैं। सीमेंट उद्योग, बर्तन उद्योग, चूना पत्थर सभी में होता है। मध्य प्रदेश का स्थान सीमेंट उत्पादन में दूसरा है, पहला राजस्थान का है। स्वेज संगमर मध्य प्रदेश में जबलपुर में होता है। डोलामाइट राउरकेला इस्पात संयंत्र को मध्य प्रदेश का डोलामाइट राउरकेला संयंत्र को भेजा जाता है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है और मध्य प्रदेश का डोलामाइट राउरकेला को भेजा जाता है। मध्य प्रदेश में सुरमा किस जिले में होता है? जबलपुर में होता है। खनिज नीति मध्य प्रदेश की नई 1995 में घोषित हुई थी। जिप्सम रीवा में होता है। मध्य प्रदेश में जिप्सम रीवा में पाया जाता है, याद रखिएगा। जिप्सम कहाँ पे? रीवा में। चूने का पत्थर कैलकेरियस चट्टान में। डोलामाइट एक चूने का पत्थर है जो प्लाम्बको या काला सीसा बैतूल में पाया जाता है, जिसका उपयोग बैटरी पेंसिल में होता है। फायर के लिए जो है गोंडवाना की चट्टानों में मिलता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में फायर के लिए मिलता है। लोह भंडार जो मध्य प्रदेश में है वो कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। सेल खेड़ी जबलपुर जिले में सेल खड़ी जो तत्व है एक खनिज है वो जबलपुर जिले में पाया जाता है। स्टीराइट जो है टाक सोप स्टोन भी कहते हैं स्टीराइट को। मलाज खंड हिंदुस्तान कॉपर उद्योग द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। सबसे बड़ा तांबा उत्पादन क्षेत्र है। कोयले का भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान है। सिलेट उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। खनिज पदार्थों को 4 भागों में बांटा जाता है: धात्विक, अधात्विक, अलोह खनिज और अणुशक्ति वाले खनिज। बुलफ्रॉम को टंगस्टन का प्रमुख खनिज है। मध्य प्रदेश में फेल्सपार, जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। 1908 से बॉक्साइट का उत्खनन आरंभ हो गया था कटनी में। राज्य शासन द्वारा गौण खनिज अधिनियम 1996 में लाए। गौण खनिज अधिनियम कब लाए? 1996 में। मैग्नीज अयस्क का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को होता है। 1600 फ़ारेनहाइट तापमान तक नहीं जलती है। कौन नहीं जलती है? अग्निरोधी मिट्टी नहीं जलती है। लोह अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 5वां है। लोह अयस्क के उत्पादन में कौन सा है? 5वां है। मध्य प्रदेश में मैग्नेटाइट उत्पादन लोह अयस्क का सबसे ज़्यादा होता है। और कहाँ? मैग्नेटाइट में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। पावरखेड़ा में भी सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। शीशे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, जबलपुर, झाबुआ में होता है। गैलेना शीशा का अयस्क है और टाल्क सबसे कठोर है। ग्वालियर का संतोआ पनिहार क्षेत्र लोह अयस्क के लिए जाना जाता है। धारवाड़ से को सौसर क्रम के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में देश का कुल तांबे का कितना प्रतिशत पाया जाता है? मध्य प्रदेश में देश का 22% तांबा होता है। बालाघाट जबलपुर में पाया जाता है। कोलबेट मेथन शहडोल में होती है। सिलेट उत्पादन मंदसौर में होता है। देश में मध्य प्रदेश तांबे और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक। सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है मध्य प्रदेश में। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें बिजावर क्रम की हैं। लोहे अयस्क का निर्यात मध्य प्रदेश से जापान और जर्मनी को भी किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से। कहाँ पे किया जाता है? लोह अयस्क जापान और जर्मनी को। बालाघाट मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा बालाघाट में होता है। स्वेज संगमरमर के लिए जबलपुर प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट मुख्यतः
बैतूल में पाया जाता है, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। संगमरमर उद्योग जबलपुर के बेड़ाघाट में पाया जाता है। पनपटा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। पनपटा कहाँ पर है? उमरिया में है। मध्य प्रदेश में डायमंड के लिए कौन सी कंपनी है? रियो टिंटो, डिवियर्स और एनएमडीसी। जबकि रिलायंस डायमंड खोज के लिए अधिकृत नहीं है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले का आगरगांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। हीरा उत्पादन से संबंधित है देवभोग। सतपुड़ा श्रृंखला से निकलने वाला खनिज है कोयला, कॉपर, चूना पत्थर। मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। कौन सी को कहते हैं? कटनी को। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। लाख उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान दूसरा है। झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख होता है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। मैग्नीज की खानों के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भंडारगृह किसका है? तांबे का। मध्य प्रदेश के 2 सबसे बड़े खनिज कौन से हैं? लौह अयस्क और कोयला है जो महत्वपूर्ण है। 30 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज बालाघाट और छिंदवाड़ा में होता है। सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा है। और मध्य प्रदेश में भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। मैग्नीज के कुल भंडारण का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? 50%। मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? भारवेली। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का 20 से 25 करोड़ टन अनुमानित है। सिंगरौली कोयला खदानें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पड़ती हैं। अग्निरोधी चट्टानों का उपयोग जो है भट्टी में किया जाता है। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। अभ्रक उत्पादन मध्य प्रदेश में बालाघाट में होता है। अभ्रक कहाँ होता है? बालाघाट में। सेलखेड़ी गोदावरी जबलपुर में पाया जाता है। एकमात्र उत्पादक मध्य प्रदेश का स्लेट और हीरा में मध्य प्रदेश। कौन सा खनिज सबसे कम कठोर है? टाल्क जो होता है वो सबसे कम कठोर होता है। मध्य प्रदेश में कौन सा बिल्कुल नहीं पाया जाता? पन्ना। हाँ, पन्ना थोड़ी ना कोई खनिज है। मध्य प्रदेश में कहाँ से नहीं निकाला? मध्य प्रदेश में कोयला नहीं निकाला, जबकि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। ग्राफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है बैतूल को। बॉक्साइट उत्पादन करने वाला रतलाम केंद्र नहीं है। शहडोल, सतना, रीवा। देश के बॉक्साइट का 45% मध्य प्रदेश में ही होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का इसके है और 45% केवल यहीं पे होता है। 1908 में कटनी में सबसे पहले इसका उत्खनन आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है? बॉक्साइट भारी और सफ़ेद रंग का होता है। और ये मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र बॉक्साइट, कॉपर और डोलामाइट के लिए पाया जाता है? बालाघाट। बालाघाट पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज लगभग मैंने आपको 1200 से 1500 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। लगभग 1.5 घंटे की हमारी क्लास की है। उसमें पूरा का पूरा यूनिट 3 हमने कवर कर लिया। अच्छा खासा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप अच्छे से देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।